नमस्कार दोस्तों। हाल ही में जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म पृथ्वी से टकराया था जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था और इसकी श्रेणी की बात करें तो ये जी4 श्रेणी का था। दरअसल जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म की जो श्रेणी होती है वो आपको जी1 से जी5 तक देखने को मिलेगी और जब हम जी1 से जी5 तक जाते हैं तो इससे होने वाला नुकसान जो है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। जो इसका खतरा है वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो चूंकि जी4 जो है वो बहुत ही सिवियर श्रेणी का शक्तिशाली जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म था, इसकी वजह से कई सारे महाद्वीपों में आप देखेंगे बहुत ही अनयूजुअल तरीके से विस्तृत ऑरोराज लाइट्स देखने को मिली। ऑरोरा को हम ध्रुवीय प्रकाश के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। और ये जो ध्रुवीय प्रकाश है इसके अलग अलग नाम है। अगर हम नॉर्थ पोल की बात करें तो नॉर्थ पोल में इसको ऑरोरा बोरियलिस कहते हैं, ठीक बात है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। और दक्षिणी ध्रुव में इसको साउथ पोल में हम ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। तो ये नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि पिछले साल 2024 में 2024 में मेंस में डायरेक्ट ऑरोरास के फॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया था। तो आप इसको इस तरीके से भी ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं कि चूंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव पर जो हमें ऑरोरास देखने को मिलते हैं, ध्रुवीय प्रकाश देखने को मिलता है, हम उसको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के नाम से याद रख सकते हैं। अब ये जो घटना है वो सूर्य में जो भी गतिविधियां हो रही है उसके बढ़ने की वजह से, खासकर कोरोनल मास इजेक्शन से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आज के सेशन में हम समझेंगे कि भूचुंबकीय तूफान यानी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है, इसके अलावा इसके क्या कारण है, इसके साथ साथ इसके क्या प्रभाव है हम इसको भी समझेंगे। फिर हम बात करेंगे ऑरोरास के बारे में कि इनका निर्माण किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से हमारे अर्थ का जो मैग्नीटोस्फेयर है वो ऑरोरास के फॉर्मेशन में सहायक होता है। और हमारे अर्थ के मैग्नीटोस्फेयर के लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता होना चाहिए। तो सारी बातों पर आज मैं बहुत ही डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ। आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म होता क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र है जिसको हम मैग्नीटोस्फेयर कहते हैं उसमें होने वाला एक व्यवधान है यानी डिस्टरबेंस है। और ये तब होता है जब सोलर विंड जो है, जो सौर पवन है, वहां से उसके माध्यम से ऊर्जा का बहुत ही ज्यादा और प्रभावी स्थानांतरण पृथ्वी के निकट अंतरिक्ष में होता है। आप इस तस्वीर में देखिए, इस तस्वीर में ये जो आप ब्लू से देख रहे हैं ये पृथ्वी का मैग्नीटोस्फेयर है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जिसने पृथ्वी को चारों तरफ से कवर किया हुआ है। और ये सोलर विंड है जो पृथ्वी की तरफ आ रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से जो सोलर विंड है वो पृथ्वी से टकरा नहीं रही, पृथ्वी के चारों तरफ से ऐसे होकर गुजर जा रही है। तो जब सोलर विंड जो है वो हमारे पृथ्वी के आसपास आती है और हमारे मैग्नीटोस्फेयर में बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है तो हम इसी को जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म के नाम से जानते हैं। इसको और आसान शब्दों में अगर मैं बताऊं तो जब सूर्य से आने वाले कण जो कि बहुत ज्यादा आवेशित होते हैं, आप देखेंगे कि ये प्लाज्मा के फॉर्म में आते हैं और प्लाज्मा किसी भी पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, आपको पता होना चाहिए। ये प्लाज्मा के फॉर्म में आते हैं और जो हमारा पृथ्वी का चुंबकीय कवच है उसको बहुत ही ज्यादा गंभीर तरीके से प्रभावित करते हैं और इस वजह से भूचुंबकीय तूफान उत्पन्न होता है। हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से ये उत्पन्न होता है, लेकिन उससे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता क्या है, भूचुंबकीय तूफान होता क्या है, ठीक है। अब इसके बनने की प्रक्रिया आप समझिए। इसके लिए कई सारी परिस्थितियों का होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो तेज गति की सोलर विंड होनी चाहिए, तभी जाके जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बनेगा। इसके अलावा जो सौर चुंबकीय क्षेत्र है उसका दक्षिण मुखी होना जरूरी है, जो कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। अब आप इसको इस तरीके से समझिए, मैं एक अलग स्लाइड लेके आपको समझा रहा हूँ। जो कोरोनल मास इजेक्शन होता है, इस कोरोनल मास इजेक्शन का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, हम इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, ठीक बात है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर ये साउथवर्ड रहा तो क्या होगा आप इसको समझिए। पृथ्वी पे जिस तरफ प्रकाश होता है, मान लीजिए सूरज का प्रकाश इधर है, इसको मैंने प्रकाशित भाग की तरह से दिखाया। पृथ्वी पे जिस तरफ प्रकाश होता है वो पृथ्वी का नॉर्थवर्ड जो है वो पार्ट होता है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का नॉर्थवर्ड पार्ट होता है। तो जब कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी के आसपास आएगा तो इसका जब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अगर साउथवर्ड होगा तो साउथवर्ड और पृथ्वी का नॉर्थवर्ड ये आपस में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इस मैंने आपको चुंबक में भी पढ़ाया हुआ है क्लास 6 के एनसीईआरटी की साइंस में कि जो नॉर्थ और साउथ है यानी असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। तो चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये असमान ध्रुव जैसे क्षेत्र हैं, असमान प्रकृति के चुंबकीय क्षेत्र हैं, तो साउथवर्ड और नॉर्थवर्ड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इनके बीच में एक मैग्नेटिक रिकनेक्शन हो जाता है। और इस मैग्नेटिक रिकनेक्शन की वजह से हमारे अर्थ के मैग्नेटिक स्फीयर में, हमारे मैग्नीटोस्फेयर में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से जो कोरोनल मास
इजेक्शन से जो निकली हुई एनर्जी है वो हमारे मैग्नेटोस्फेयर में घुस जाती है और इसी की वजह से जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म डेवलप होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये समझा पाया होऊंगा कि किस तरीके से जो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने क्या बताया, सबसे पहली अवस्था मैंने बताई जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के लिए कि तेज गति की सौर पवन होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप देखें तो सौर चुंबकीय क्षेत्र का दक्षिण मुखी होना चाहिए, तभी वो जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र होता है जो कि नॉर्थवर्ड होता है उसके साथ एक मैग्नेटिक रिकनेक्शन करेगा और इस मैग्नेटिक रिकनेक्शन की वजह से जो ह्यूज अमाउंट में जो एनर्जी रिलीज होती है उसकी वजह से हमारा मैग्नेटोस्फेयर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अलावा अगर दक्षिण मुखी भाग जो है चुंबकीय क्षेत्र का, सौर चुंबकीय क्षेत्र का, और पृथ्वी का जो उत्तर मुखी भाग है, अगर ये दोनों की स्थिति आपस में सामने सामने कई घंटों तक बनी रहती है तो बड़ा तूफान विकसित हो जाता है। अब इसका परिणाम ये होता है कि ऊर्जा हमारे मैग्नेटोस्फेयर में प्रवेश करती है और ये प्रवेश कैसे करती है, इसी दक्षिण मुखी जो सौर चुंबकीय क्षेत्र का दक्षिण मुखी होना और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उत्तर मुखी होना, आपस में जो मैग्नेटिक रिकनेक्शन होता है उस रिकनेक्शन की वजह से एक ओपनिंग सा हमारे मैग्नेटोस्फेयर में खुल जाता है और जो ऊर्जा है सूरज से निकली हुई ऊर्जा वो हमारे मैग्नेटोस्फेयर में प्रवेश करती है। अब इसकी वजह से जो विद्युत धाराएं हैं, जो प्लाज्मा है और जो चुंबकीय क्षेत्र है ये अस्थिर हो जाते हैं। तो ये होता है जियोस्टॉर्म बनने की प्रक्रिया। ठीक है, अब जियोस्टॉर्म से रिलेटेड आप देखेंगे एक और जो टर्म पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में रहा था वो था गैनन्स स्टॉर्म। दरअसल 2024 में एक बहुत ही यूनिक घटना घटती है। दो कोरोनल मास इजेक्शन आपस में टकरा जाते हैं और ये एक दूसरे को स्क्वीज करने लग जाते हैं, इस मतलब दबाने लग जाते हैं। और इससे होता यह है कि जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं वो एक नए तरीके से जुड़ जाती हैं जो अभी तक उसको नहीं देखा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से भी आपस में जुड़ सकती है। तो चूंकि ये बहुत ही यूनिक घटना थी तो इसको गैनन्स स्टॉर्म के नाम से जाना जाता है और ये टर्म काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। तो दोस्तों हमने अभी समझा जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बनने की प्रक्रिया। उसके लिए तेज गति की सौर पवन चाहिए, जो कोरोनल मास इजेक्शन है उसका जो क्षेत्र है, जो सौर चुंबकीय क्षेत्र है उसका दक्षिण मुखी होना चाहिए और यह स्थिति कई घंटों तक बनी रहनी चाहिए, तभी जाके बड़ा तूफान विकसित हो जाता है। अब आखिरकार जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के कारण क्या-क्या हैं? तो उसके दो कारण आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है कोरोनल मास इजेक्शन और दूसरा है हाई स्पीड सोलर विंड स्ट्रीम्स। जब बहुत ही तेज गति से जो सौर पवन है वो पृथ्वी की तरफ आती है तो उसकी वजह से भी हमें जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म डेवलप होते दिखते हैं। कोरोनल मास इजेक्शन क्या है? तो सूरज के वायुमंडल का जो सबसे बाहरी पार्ट है जिसको हम कोरोना कहते हैं, तो इस कोरोना से जो है बहुत ज्यादा अमाउंट में जब एनर्जी रिलीज होता है और हमारे पृथ्वी तक आता है तो हम इसको कोरोनल मास इजेक्शन कहते हैं। इस कोरोनल मास इजेक्शन का अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसके बारे में अभी मैंने आपसे बात की। ठीक है, तो जब ये चुंबकीय क्षेत्र वाला कोरोनल मास इजेक्शन पृथ्वी से टकराता है तो सबसे ज्यादा तीव्र जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का डेवलपमेंट होता है। ठीक बात है। हाई स्पीड सोलर विंड जो है वो सूरज के कुछ क्षेत्रों से उत्पन्न होते हैं। हालांकि इनका जो प्रभाव है वो मध्यम होता है लेकिन इनका प्रभाव लंबे समय तक बना रहता है। तो ये दो कारण हैं, एक तो पहला हाई स्पीड सोलर विंड और दूसरा कोरोनल मास इजेक्शन, जिसकी वजह से जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स डेवलप होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स क्या हैं और जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म कैसे डेवलप होते हैं इसको आपने समझा होगा। अब हम इस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के प्रभाव की बात करते हैं। अगर अंतरिक्ष और वायुमंडल पे इसके प्रभाव की बात करें तो हमारे मैग्नेटोस्फेयर में यानी चुंबकीय मंडल में बहुत ही तेज विद्युत धाराएं चलने लग जाती है। अब इसकी वजह से जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, सैटेलाइट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है ना। तो इस तरीके से हमें ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब ये तीव्र विद्युत धाराएं हमारे पावर ग्रिड, जो हमारे देश में अलग अलग पावर ग्रिड होते हैं, उनको भी डिस्टर्ब कर देते हैं। तो ये हमें परेशानी देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो रेडिएशन बेल्ट होता है उसमें परिवर्तन हो जाता है। इसके साथ साथ हमारे जो वायुमंडल में आयोनोस्फेयर है, जो आयन मंडल है, और थर्मोस्फेयर यानी उष्म मंडल है, उसका तापमान बढ़ने लगता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैग्नेटोस्फेयर में तीव्र विद्युत धाराएं चलने लग जाती है और वो हमारे एटमॉस्फेयर के तापमान को बढ़ा देती है, स्पेशली थर्मोस्फेयर के तापमान को। और इसके अलावा ऊपरी वायुमंडल का फैलाव हो जाता है। इसके अलावा इसका दूसरा प्रभाव हमें ऑरोरास के फॉर्म में देखने को मिलता है, जिसको हम ध्रुवीय प्रकाश भी कहते हैं। तो ऑरोरा का फॉर्मेशन हम समझते हैं दोस्तों, आप एक एक स्टेप को ध्यान से सुनिएगा। अरोरा के फॉर्मेशन के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा पृथ्वी के मैग्नेटोस्फेयर को। पृथ्वी का जो मैग्नेटोस्फेयर है इसका निर्माण कैसे होता है? हमारी दरअसल जो पृथ्वी है उस पृथ्वी में आपको तीन तरीके की आंतरिक संरचना देखने को मिलेगी। एक होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है कोर। अब ये जो कोर है इसके दो भाग होते हैं, एक होता है बाह्य कोर और दूसरा को होता है आंतरिक कोर। ठीक है, ये जो बाह्य कोर है दोस्तों ये होता है द्रव अवस्था में
ठीक है, और आंतरिक कोर होता है ठोस अवस्था में। हालांकि आंतरिक कोर को भी द्रव अवस्था में होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तापमान बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे दबाव इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से आंतरिक कोर ठोस अवस्था में हो जाता है। तो ये जो बाह्य कोर द्रव अवस्था में है, सब कुछ इसी का खेल है। बाह्य कोर के द्रव अवस्था में होने की वजह से पृथ्वी जब घूर्णन करती है, यानी अपने अक्ष पे जब घूमती है, तो उसकी वजह से जो ये हमारा कोर है, कोर का जो निकेल और फेरस है, जिसको हम नीफे कहते हैं, ये इस तरीके से घूमने लग जाता है कि पृथ्वी के अंदर में एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और यही पृथ्वी जो है वो एक जियो डायनेमो की तरह बिहेव करने लग जाती है। जियो डायनेमो की तरह एक बहुत बड़े चुंबक की तरह व्यवहार करने लग जाती है, और जिसका उत्तरी ध्रुव आप देखेंगे जो है वो साउथ में रहेगा। हमारा जो साउथ पोल है, वहां पे इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव रहता है, और इस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव जो है वो हमारे नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो ये बिल्कुल उल्टा होता है। तो इस चीज को आप समझिए। तो जब ये जो जियो डायनेमो की वजह से हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र विकसित होता है, तो हम इसी को मैग्नेटोस्फेयर कहते हैं, या चुंबकीय मंडल कहते हैं। तो चुंबकीय मंडल की वजह से हमारे पृथ्वी के चारों तरफ एक चुंबकीय जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो लाइंस ऐसी बननी शुरू हो जाती है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। ये लाइंस पोल्स से ऐसे निकलती है और फिर पोल्स पे ही एंटर करती है। ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो पृथ्वी को चारों तरफ से ऐसे घेर लेती है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखिए। अब क्या होता है कि जब सूरज से आवेशित कण पृथ्वी की तरफ आता है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो पृथ्वी की तरफ जब आते हैं, तो उसको ये मैग्नेटोस्फेयर अंदर नहीं आने देता। अब आप ध्यान से इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को देखने पे आपको ये लगेगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ ध्रुव के पास हमारे वायुमंडल में बहुत अंदर तक चली गई है ना। तो ये जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, ये चूंकि इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस नहीं कर पाते, इसलिए ये इसके साथ साथ ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये हमारे ध्रुवों पे हमारे वायुमंडल के अंदर चली जाती है। तो इसी लाइंस की मदद से जो आवेशित कण है, ये आवेशित कण हमारे वायुमंडल के अंदर आ जाते हैं। अब इस आवेशित कण के वायुमंडल के अंदर आने की वजह से हमारे वायुमंडल में एक परत है, हम जिसको कहते हैं आयन मंडल। इस आयन मंडल में आपको बहुत सारे आयन घूमते दिखेंगे, यानी बहुत सारे आवेशित कण घूमते दिखेंगे। तो जो सूरज से आए हुए आवेशित कण हैं, वो इन आयंस के साथ रिएक्शन करने लग जाते हैं। यहाँ पे आपको ऑक्सीजन का आयन देखने को मिलेगा, आपको नाइट्रोजन के आयन देखने को मिलेंगे। तो ये इन्हीं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के आयन के साथ रिएक्शन करते हैं, और जब ये सूरज से आए हुए आवेशित कण ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ग्रीन और ब्लू, ओजी, ग्रीन और रेड, ये दो कलर देते हैं। और जब नाइट्रोजन के साथ ये रिएक्शन करते हैं, तो ब्लू और पर्पल, ये दो कलर छोड़ते हैं। तो इस तरीके से हमें ध्रुवीय प्रकाश दिखता है। ऑक्सीजन से रिएक्शन की वजह से आप देखेंगे OGR और NBP, इसको इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ग्रीन और रेड कलर निकलता है, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ब्लू और पर्पल कलर निकलता है। और इस तरीके से हमारे पृथ्वी पे ऑरोरास का फॉर्मेशन होता है, जिसको देखने के लिए लाखों जो है पर्यटक वो ध्रुवों की तरफ जाते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाते हैं, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के इफेक्ट की बात कर रहे थे। और इफेक्ट में हमने ये देखा कि सबसे पहला तो अंतरिक्ष और वायुमंडल पे प्रभाव होता है। उसमें ये होता है कि हमारे मैग्नेटोस्फेयर में बहुत सारी तीव्र विद्युत धाराएं चलने लगती है, रेडिएशन बेल्ट्स में परिवर्तन हो जाता है। जो आयोनोस्फेयर है, जो आयन मंडल है, उसके तापमान में वृद्धि हो जाती है, और हमारे ऊपरी वायुमंडल का फैलाव हो जाता है। वहीं ऑरोरा का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि आयोनोस्फीयर के गर्म होने से ध्रुवीय क्षेत्रों से आगे तक ऑरोरा की दृश्यता दिखने लग जाती है। और हालिया घटना में तो निचले अक्षांशों तक ऑरोरा की जो घटना है वो देखी गई। तो अरोरा जो है नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा ध्रुवों के आसपास के देशों में, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, आर्कटिक के आसपास 66.5 डिग्री के आसपास, तो वहां की कंट्रीज को देखने में मिलती है। लेकिन अब इस बार का जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि अब निचले अक्षांशों में भी इस ऑरोरा लाइट्स को देखा गया, क्योंकि जो सूरज से आए हुए आवेशित कण थे, वो हमारे मैग्नेटोस्फेयर में ज्यादा अंदर तक प्रवेश कर गए थे, और अरोरा लाइट्स जो है वो बहुत ज्यादा उसका फॉर्मेशन हो गया था। तो ये इसके प्रभाव है। तीसरा प्रभाव होता है संचार और नेविगेशन पे। तो जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म का संचार और नेविगेशन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जो लॉन्ग रेंज रेडियो संचार है, वो लॉन्ग रेंज रेडियो संचार बाधित हो जाता है। जो जीपीएस है, यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, और जीएनएसएस, अब इनमें त्रुटि आ जाती है। किसी के भी पोजीशन को आप सही सही ट्रैक नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद सटीक नेविगेशन इससे प्रभावित होता है। तो संचार और नेविगेशन पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा उपग्रहों पर भी इसका बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब आयन मंडल का विस्तार होता है, तो सैटेलाइट का ड्रैग बढ़ने लग जाता है। इससे कक्षा नियंत्रण कठिन हो जा माफ कीजिएगा,
कक्षा का नियंत्रण कठिन हो जाता है और सैटेलाइट अपनी कक्षा से भटक जाता है। साथ ही साथ स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज से जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको भी क्षति होने की संभावना होती है। पृथ्वी आधारित अवसंरचना की बात करें तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म से आप देखेंगे जियोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड करेंट्स जो हैं वो चलते हैं। इससे पावर ग्रिड्स में ब्लैकआउट की आशंका आती है और जो हमारे पाइपलाइंस है जिसके माध्यम से हमारे हमको गैस मिलती है, हमको पानी मिलता है, उन पाइपलाइंस में आप देखेंगे उनका क्षरण होने लगता है, कोरोजन होने लग जाता है, वो कमजोर पड़ने लग जाते हैं। ठीक बात है। तो ये सारे प्रभाव हमें जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के देखने को मिलते हैं, जो ना केवल हमारे अंतरिक्ष पे, हमारे वायुमंडल पे प्रभाव डालते हैं, है ना, बल्कि हमारे दैनिक जीवन में भी प्रभाव डालते हैं, हमारी अवसंरचना को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं, हमारे उपग्रहों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और साथ ही साथ सटीक जो नेविगेशन होता है उसको भी प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके से जो दोस्तों ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के हमने हमने समझा कि सबसे पहले जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है, फिर इसके बाद हमने समझा इसका बनने की प्रक्रिया, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बनने का पूरा मैकेनिज्म समझा, फिर हमने उसके बाद इसके प्रभाव के बारे में बात की कि इसका प्रभाव कहाँ कहाँ में देखने को मिलता है। अब इस पूरी जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म के पीछे का कारण मैंने आपको बताया था, सौर पवन होती है और कोरोनल मास इजेक्शन होता है। तो सौर पवन क्या है? देखिए, सोलर विंड और कुछ नहीं है, सूरज का जो बाहरी वायुमंडल होता है जिसको हम कोरोना कहते हैं, इस कोरोना से निकलने वाले ये आवेशित कण होते हैं, इसमें प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ये सारे होते हैं और ये आवेशित कण लगातार निकलते रहते हैं। तो जब ये आवेशित कण हमारे पृथ्वी तक पहुंचते हैं तो हम इसको सोलर विंड कहते हैं। इनकी कई विशेषता होती है, जैसे इनकी गति की अगर हम बात करें तो ये 400 किलोमीटर से लेके 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये ट्रैवल करते हैं। ये प्लाज्मा की अवस्था में होते हैं। इनका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और आपको ये ध्यान में रखना है कि सूरज के अलग-अलग क्षेत्र अलग-अलग गति वाले और अलग-अलग घनत्व वाले सौर पवन को उत्पन्न करते हैं। पूरे सूरज से एक ही गति या एक ही घनत्व का सौर पवन नहीं निकलता है, अलग-अलग क्षेत्र से अलग-अलग गति के सौर पवन निकलते हैं। इस सोलर विंड का पृथ्वी पर प्रभाव यह है कि मैग्नेटोस्फीयर में कणों का प्रवेश हो जाता है, जिसकी वजह से हमें जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म या भूचुंबकीय तूफान देखने को मिलता है और पृथ्वी की चुंबकीय रेखाओं के सहारे ये ध्रुवों की ओर जब प्रवाह करते हैं तो इससे हमें ऑरोरा का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो एक बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है और उसको देखने के लिए मतलब हर साल आप देखेंगे लाखों पर्यटक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में जाते हैं और वहां पे ये टूरिज्म का एक बहुत बड़ा जरिया बन चुका है। तो दोस्तों, इस तरीके से आज के डिस्कशन का हमारा निष्कर्ष ये है कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म जो है वो सूर्य और पृथ्वी की प्रणाली की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। जैसे जैसे मानव समाज उपग्रह, जीपीएस, डिजिटल संचार, विद्युत ग्रिड इन सब पर ज्यादा निर्भर होता जा रहा है, वैसे ही स्पेस वेदर मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम का महत्व भी रणनीतिक रूप से बढ़ रहा है और इन सब महत्व को खतरा पहुंचाने का काम जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म करता है, जिसके बारे में आज हमने बात की। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की चर्चा से आप जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को समझ पाए होंगे कि ये क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है, सोलर विंड क्या होते हैं, कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है। ये सारे ऐसे टर्म हैं जिसमें अक्सर जो लोग हैं वो कंफ्यूज करते रहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस वीडियो के बाद कंफ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस सेशन के पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स इसको जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको और भी कई सारी वीडियोस मिलेंगी, लक्ष्मीकांत की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इसके अलावा एनसीईआरटी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम में आपको बहुत मदद करेंगे, आपकी तैयारी को आगे लेके बढ़ने में काफी मदद करेंगे। तो मिलता हूँ एक अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।